नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कॉम्पिटिशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 16 गांधी जी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। तो दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 16 का भाग 2 है, जिसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी लोग दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों को लगता है मैं अपने वीडियो में स्लो बोल रहा हूँ, तो कृपया वो यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्ले बैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है दोस्तों आपके माध्यम के अनुसार मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों ये इस चैप्टर नंबर 16 में हमारा आज का टॉपिक है स्वराज पार्टी। हम लोगों को यहीं से पढ़ना था। ठीक है, चलिए हम लोग आज के टॉपिक में स्वराज पार्टी पढ़ेंगे। स्वराज पार्टी से हम लोग को स्टार्ट करना है दोस्तों। चलिए, स्वराज पार्टी कांग्रेस ने 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडल के 1920 ईस्वी में हुए चुनावों का बहिष्कार किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में अलग हुए नेशनल लिबरल फेडरेशन ने दोस्तों आगे 1920 ईस्वी के चुनावों में हिस्सा लिया। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए, अर्थात संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, आगे देखते हैं। जून 1922 ईस्वी में कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति के लिए सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जो है हकीम अजमल खां थे तथा प्रतिवेदन मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसके अन्य सदस्य डॉक्टर अंसारी, सी राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल और कस्तूरी रंगा थे। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा कांग्रेस का परिवर्तनवादी गुट। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। कांग्रेस का परिवर्तनवादी गुट असहयोग आंदोलन के स्थगन से उत्पन्न निराशा ने कांग्रेस में एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जो परिवर्तनवादी कहलाए। इसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास थे। इन दोनों ने विधानमंडलों में प्रवेश कर उसके भीतर कार्यवाही को ठप करके राष्ट्रीय आंदोलन को जारी रखने की रणनीति बनाई। इस प्रकार स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधानमंडलों तक पहुंचकर 1919 ईस्वी के सुधारों का खोखलापन उद्घाटित करना व परिषद के सभी कामों में रुकावट डालकर नौकरशाही को बेनकाब करना व असहयोग को विधानमंडल में पहुंचाना था। 16 दिसंबर 1922 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय ने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई। ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई। आगे दोस्तों 1922 ईस्वी के कांग्रेस के गया अधिवेशन में मोतीलाल व CR दास ने चुनावों के माध्यम से विधानमंडलों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने बहुमत से अस्वीकार कर दिया। आगे दोस्तों कांग्रेस का अपरिवर्तनवादी गुट। ठीक है, आगे देखते हैं। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल व डॉक्टर अंसारी जैसे अपरिवर्तनवादी व कट्टर गांधी समर्थक नेताओं ने परिवर्तनवादियों, जिसमें मोतीलाल व CR दास, अजमल खां, एक सेकंड दोस्तों, अजमल खां
के विचारों को अस्वीकार कर गांधी के रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा कातना, हरिजन उद्धार, मध्य त्याग जैसे कार्यक्रमों का समर्थन किया। आगे दोस्तों, अपरिवर्तनवादियों ने गांधी सेवा संघ की स्थापना की। इसके सदस्यों में राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गंगाधर राव, जमनालाल बजाज प्रमुख थे। अपरिवर्तनवादियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को पूरा करने व उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे देश का दौरा किया। आगे है, अपरिवर्तनवादियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा विट्ठल भाई पटेल के नेतृत्व में अप्रैल 1923 ईस्वी में नागपुर में सत्याग्रह चलाया, जिसे झंडा सत्याग्रह, ठीक है, जिसे दोस्तों झंडा सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह सत्याग्रह कांग्रेस ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध हुआ। इस सत्याग्रह में स्थानीय कांग्रेसियों ने नागपुर चलो का नारा दिया। आगे दोस्तों, हमारा स्वराज पार्टी का गठन। चुनाव द्वारा विधानमंडल में प्रवेश के प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास व मोतीलाल ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया एवं 31 दिसंबर 1922 ईस्वी को स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। आगे, CR दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। आगे है दोस्तों, परिवर्तनवादियों CR दास व मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू सचिव थे। हकीम अजमल खां भी स्वराज पार्टी में शामिल थे। NC केलकर एवं विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। स्वराज पार्टी को मालवीय जयकर एवं श्रीनिवास अयंगर जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का भी समर्थन प्राप्त था। आगे, इस प्रकार कांग्रेस में परिवर्तनवादी एवं अपरिवर्तनवादी दो दल बन गए। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में भी प्रचलित किया तथा अहिंसा व असहयोग में अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। सितंबर 1923 ईस्वी में दिल्ली में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी व उनके कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत ही मान्यता दी गई। इस प्रकार कांग्रेस एक और विभाजन से बच गई। आगे दोस्तों, कांग्रेस ने स्वराज दल के कार्यों को अड़ंगा डालने की नीति बताया। डॉक्टर जकारिया का कहना था कि स्वराजवादियों की स्थिति उन व्यक्तियों जैसी थी जो अपनी रोटी को रखना भी चाहते थे और खाना भी। ठीक है, आगे देखते हैं। दिसंबर 1923 ईस्वी में काकीनाडा में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने व मतदान करने की अनुमति 1923 ईस्वी से 1924 ईस्वी में मिल गई। 1923 ईस्वी के विधान मंडल चुनावों में स्वराज पार्टी के घोषणा पत्र में उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वे केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में सरकार के कामकाज को बाधित करेंगे। 1923 ईस्वी के चुनावों में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल की 101 में से 42 सीटों पर जीत हासिल की। प्रांतीय विधानमंडलों में मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में वे सबसे बड़े दल के रूप में उभरे
तथा बम्बई व उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। स्वराज पार्टी को मद्रास और पंजाब में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है हमारा गांधी दास समझौता। गांधी दास समझौता 6 नवंबर 1924 ईस्वी को गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य बम्बई में एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत यह तय हुआ कि स्वराज पार्टी अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर एवं स्वायत्त निकाय के रूप में करेगी तथा स्वराज पार्टी का अलग सचिवालय होगा। यह समझौता गांधी दास समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। आगे है 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव में हुए वार्षिक अधिवेशन में गांधी दास समझौते की पुष्टि कर दी गई। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। नगर पालिका चुनावों में CR दास कलकत्ता के मेयर, अहमदाबाद में विट्ठल भाई पटेल, पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेयर चुने गए। आगे है मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराजियों ने 1924 ईस्वी में एक संशोधन प्रस्तुत किया और मांग की कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही होना चाहिए। स्वराजियों की विधान मंडल में प्रमुख उपलब्धियां क्या है, ये देखते हैं। नंबर 1 है 1919 ईस्वी के अधिनियम की जांच के लिए 1924 ईस्वी में मुड्डीमैन समिति नियुक्त करवाना। सर अलेक्जेंडर मुड्डीमैन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में गृह सचिव थे। नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों, कपास पर लगे उत्पादक शुल्क की समाप्ति व नमक कर में कटौती। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, श्रमिकों व मजदूर संघों के लिए कार्य। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी, मुड्डीमैन कमेटी को रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी भी बोलते हैं। सर अलेक्जेंडर मुड्डीमैन की अध्यक्षता में यह समिति 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत लागू द्वैध शासन की जांच के लिए 1924 ईस्वी में बनी। इसमें 4 भारतीय सदस्य भी थे। पहला है दोस्तों सर शिव स्वामी अय्यर, दूसरा डॉक्टर RP परांजपे, नंबर 3 सर तेज बहादुर सप्रू, नंबर 4 मोहम्मद अली जिन्ना। ये 4 लोग थे। ठीक है, आगे है इसने 1925 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के 2 भाग थे। पहला दोस्तों मेजॉरिटी रिपोर्ट, इसमें अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि द्वैध शासन सही लागू नहीं हुआ है तथा इसे लागू होने का सही अवसर भी नहीं मिला है, अतः इसने केवल छोटे सुधार यानी माइनर चेंजेस की सिफारिश की। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों, माइनॉरिटी रिपोर्ट, इसमें गैर अधिकारी भारतीयों की राय शामिल थी जिन्होंने द्वैध शासन को पूर्णतः विफल बताया। मुड्डीमैन समिति की सिफारिश से पहला है दोस्तों द्वैध शासन की आलोचना की उन्होंने। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है 1919 ईस्वी के अधिनियम के ढांचों में मूलभूत परिवर्तन की सिफारिश की। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, इस हेतु एक शाही आयोग के गठन की सिफारिश की। आगे दोस्तों हमारा स्वराज पार्टी में संकट। जून 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमज़ोर हो गई तथा पार्टी 2 गुटों में बंट गई। सरकार के साथ सहयोग करने वाला स्वराज पार्टी का गुट प्रत्युत्तरवादी कहलाया। यह गुट हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार से साथ सहयोग करने का इच्छुक था। इस गुट में MC केलकर, MR जयकर, मदन मोहन मालवीय आदि थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बम्बई के स्वराजवादियों ने भी प्रत्युत्तरवाद या प्रतियोगी सहयोग
की नीति का समर्थन किया तथा मध्य प्रांत में तो विधानसभा में स्वराज दल के अध्यक्ष श्री एस.वी. तांबे गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बन गए। मोतीलाल नेहरू ने पहले तो इन सहयोगियों को डांटा, किंतु बाद में इन सहयोगियों से समझौता कर लिया, जो साबरमती समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते में लाला लाजपत राय, केलकर, डॉक्टर मुंजे, सरोजनी नायडू, एम एस आने आदि ने भाग लिया। गांधी जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि यदि सरकार प्रांतों में मंत्रियों के हाथों में उत्तरदायित्व सौंपने को तैयार हो तो उससे सहयोग किया जा सकता है और गवर्नर की कार्यकारिणी का सदस्य बनना स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाद में मालवीय व लाला लाजपत राय ने स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, जिसके पास राजनीतिक नरमवाद और स्पष्ट हिंदूवाद का मिला जुला कार्यक्रम था। प्रतियोगी सहयोग के समर्थक जयकर, मुंजे और केलकर भी कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकार के साथ सहयोग न करने वाला गुट जो था अप्रत्युत्तरवादी कहलाया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 1926 ईस्वी के चुनावों में स्वराज पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसे विद्रोही कार्यकर्ताओं व हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का सामना करना पड़ा। 1926 ईस्वी में ही स्वराज पार्टी एक तरह से समाप्त होगी। 1925 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई स्कीम समिति यानी इंडियन सैंडहर्स्ट समिति के सदस्य बने। इस समिति के अन्य भारतीय सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना, रामास्वामी अयंगर तथा एम रामचंद्र राव थे। भारत के प्रधान सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल सर एंड्रू स्कीन इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, आगे देखते हैं। 1928 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल में पेश किए गए पब्लिक सेफ्टी बिल का सभी राष्ट्रीय शक्तियों ने विरोध किया। मोतीलाल नेहरू ने इसे आगे देखते हैं दोस्तों। मोतीलाल नेहरू ने इसे भारतीय राष्ट्रवाद पर सीधा हमला व भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। आगे दोस्तों, स्वराजवादी अपने लक्ष्यों व कार्यक्रमों में पूरा अवसर मिलने के बाद भी असफल रहे। इनकी असफलता के बाद कांग्रेस की बागडोर पुनः गांधी जी को मिला। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद बंगाल में कांग्रेस दो गुटों में बट गई। एक गुट जितेंद्र मोहन सेन गुप्त के नेतृत्व में अनुशीलन समिति व दूसरा गुट दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युगांतर समूह था। ठीक है, आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के बाद कुछ लोगों ने स्वराज पार्टी को पुनर्जीवित करने की बात चलाई। इनमें आसफ अली, एस सत्यमूर्ति, M.A. अंसारी, K.M. मुंशी, B.C. राय व रामास्वामी अयंगर प्रमुख थे। आगे 1933 ईस्वी में सत्यमूर्ति ने मद्रास स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, K.M. मुंशी व सत्यमूर्ति कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझे जाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है हमारा पॉइंट दोस्तों, साइमन कमीशन। इसको हम लोग पढ़ेंगे। साइमन कमीशन 1927 से 1928 ईस्वी। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगी कि अधिनियम कहाँ तक सफल रहा है तथा भारत उत्तरदायी शासन की दिशा
में कहां तक जा सकता है। आगे, किंतु आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री बाल्डविन के नेतृत्व में ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने समय से 2 वर्ष पूर्व ही कर दी, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि 1928 ईस्वी के चुनाव में लेबर पार्टी जीतेगी और वो भारत समर्थक सदस्यों का वैधानिक आयोग नियुक्त कर सकती है। आगे है दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य वाला साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा। इसमें कंजर्वेटिव, लेबर एवं लिबरल पार्टी के सदस्य थे। जॉन साइमन के अलावा अन्य सदस्य थे दोस्तों हैरी लेवी लायस, डोनाल्ड हावर्ड जिसे हम थर्ड बैरन ऑफ स्ट्रेटा कोनो भी कहते थे, डोनाल्ड हावर्ड, जॉर्ज लेनफोक्स, आगे दोस्तों एडवर्ड कैडागन और क्लीमेट एटली तथा बर्नोन हार्टसोर्न थे। ठीक है, ये 7 लोग थे दोस्तों। हैरी लेवी लासन, डोनाल्ड हावर्ड, जॉर्ज लेनफोक्स, एडवर्ड कैडागन, क्लीमेट एटली तथा बर्नोन हार्टसोर्न थे। ठीक है, ये साइमन कमीशन के ये लोग सदस्य थे। साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में जॉन साइमन उदारवादी यानी लिबरल दल का और एटली श्रमिक यानी लेबर दल का सदस्य था। ठीक है, आगे 11 दिसंबर 1927 ईस्वी को इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, गो बैक साइमन जैसे, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यद्यपि इस समय ब्रिटिश संसद में लॉर्ड सिन्हा तथा श्री सक्तालवाला 2 भारतीय सदस्य थे। एक सेकंड दोस्तों, 2 भारतीय सदस्य थे। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन के बाहर रखा गया। दिसंबर 1927 ईस्वी में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में जिन्ना ने 4 प्रस्ताव यानी दिल्ली प्रस्ताव रखे, जिन्हें वे भारत के संविधान के भावी मसौदे में शामिल करना चाहते थे। दिसंबर 1927 ईस्वी के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने दिल्ली प्रस्तावों को स्वीकार कर साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। आगे दोस्तों, इससे साइमन कमीशन के बहिष्कार पर सर्वसम्मति को अधिक बल मिला। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू के लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, किसान मजदूर पार्टी, हिंदू महासभा, फिक्की आदि ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार का समर्थन किया। आगे दोस्तों, साइमन कमीशन के समर्थक आइए देख लेते हैं। बाद में मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट साइमन कमीशन का समर्थक बन गया। मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने भी आयोग का समर्थन किया। श्री अयोध्या सिंह ने अपनी पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में लिखा है कि लखनऊ के कैसरबाग में कुछ तालुकेदारों ने आयोग को दावत दी थी। आगे है, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में संचालित डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन यानी दलित वर्ग संघ और हरिजनों के कुछ संगठनों ने साइमन कमीशन का सहयोग किया। सेंट्रल सिख संघ और ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन ने भी आयोग का विरोध नहीं किया था। आगे है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन।
3 फरवरी 1928 ईस्वी को आयोग बम्बई पहुंचा तो उसे काले झंडे दिखाए गए व साइमन गो बैक के नारे लगाए गए व बम्बई में हड़ताल रखी। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। खली लखनऊ में खली कुज्जमा और मद्रास में टी प्रकाशम ने आयोग का विरोध किया। आगे है दोस्तों, आयोग का विरोध किया। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू व गोविंद बल्लभ पंत को आयोग का विरोध करते हुए लाठियां भी खानी पड़ी। लाहौर में 31 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नेतृत्व में आयोग विरोधी भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया व लालाजी को क्रूर तरीके से लाठियों से पीटा, जिससे कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लालाजी की मृत्यु हो गई। आगे है लाला लाजपत राय पर लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाठियां बरसाई। आगे, मरने से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मोतीलाल नेहरू ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें प्रिंस एमंग पीसमेकर कहा। गांधी जी ने भी लालाजी की मृत्यु पर कहा, लालाजी की मृत्यु ने एक बड़ा शून्य उत्पन्न कर दिया है जिसे भरना मुश्किल है। वो एक देशभक्त की भांति मरे हैं। मैं नहीं मानता कि उनकी मृत्यु हुई है, वे जिंदा हैं। गांधी जी ने यह भी कहा कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। आगे, जिन्ना ने कहा, इस क्षण लालाजी की मृत्यु भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जॉन साइमन ने भी लालाजी की मृत्यु दर शोक प्रकट करते हुए कहा कि एक उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता और मुख्य राजनीतिक कार्यकर्ता का अवसान हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट्स मीन रिमूवल of an ardent social worker as well as of a prominent political worker। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन ने 2 बार फरवरी से मार्च 1928 ईस्वी तथा अक्टूबर में 1928 ईस्वी से अप्रैल 1929 ईस्वी भारत की यात्रा की तथा साइमन कमीशन ने मई 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में विचार हुआ। साइमन रिपोर्ट 27 मई 1930 ईस्वी को प्रकाशित हुई। आगे दोस्तों, साइमन रिपोर्ट में प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने की तथा बर्मा को भारत से पृथक करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें की। साइमन रिपोर्ट में भारत में संघीय सरकार उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन करने, सिंध एवं उड़ीसा को नए प्रांत बनाए जाने और भारत परिषद को बनाए रखते हुए उसके अधिकारों में कमी करने की सिफारिश की गई। आगे दोस्तों, सर शिवस्वामी अय्यर ने साइमन रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी। हम लोग अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाएं जो सभी भारतीयों को मान्य हो। इस चुनौती
को स्वीकार कर भारतीय नेताओं ने 28 फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें ऐसे संविधान के निर्माण की योजना का प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो। आगे है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट का विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप मोतीलाल नेहरू एवं सप्रू ने तैयार किया था। 11 मई को बम्बई में दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति गठित की गई जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, निर्धारण करना था। आगे समिति में अली इमाम एवं सोयब कुरैशी, मुस्लिम हितों एम.एस. अणे एवं जयकर हिंदू, जी.आर. प्रधान गैर ब्राह्मणों, मंगल सिंह सिखों, तेज बहादुर सप्रू लिबरल फेडरेशन यानी उदारवादी एवं एन.एम. जोशी जो है वो समाजवादी एवं मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष तथा सुभाष चंद्र बोस इसके सदस्य थे। अंतिम रिपोर्ट पर एम.आर. जयकर एवं एन.एम. जोशी के हस्ताक्षर नहीं थे। आगे दोस्तों, कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव जवाहरलाल नेहरू सचिव थे लेकिन सदस्य नहीं थे। आगे है, इस समिति ने 10 अगस्त 1928 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी: पहला, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले। नंबर 2 दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। केंद्र व जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनमें कुछ स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाए। जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो, पंजाब व बंगाल आदि, वहां यह व्यवस्था नहीं हो। नंबर 3, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। नंबर 4 है दोस्तों, 19 मौलिक अधिकारों की मांग, महिलाओं को समान अधिकार, वयस्क मताधिकार आदि। नंबर 4 है दोस्तों, इनमें से 10 मौलिक अधिकार 1950 ईस्वी में लागू संविधान में शामिल किए गए। नंबर 5 है दोस्तों, केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो, प्रतिनिधि सदन यानी निम्न सदन तथा सीनेट यानी उच्च सदन। ठीक है, आगे दोस्तों, नंबर 6 पॉइंट, मुस्लिमों के धार्मिक व सांस्कृतिक हितों की रक्षा व संरक्षण हो। नंबर 7, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो। नंबर 8, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो यानी संसदीय शासन की स्थापना हो। नंबर 9, सिंध को बम्बई से पृथक प्रांत बनाया जाए। नंबर 10, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत बनाया जाए। नंबर 11, केंद्र तथा प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाए। नंबर 12, देशी राज्यों को उत्तरदायी शासन की स्थापना के बाद ही भारत संघ में शामिल किया जाए। नंबर 13, भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। नेहरू रिपोर्ट में शामिल कई मौलिक अधिकार बिना किसी बड़े परिवर्तन के भारत के संविधान में भी विद्यमान थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, अगस्त 1928 ईस्वी में लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार किया गया। इसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।
कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति भक्त जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट्स की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। आगे, सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर 1928 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया। इस लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। नेहरू एवं बोस इसके सचिव थे। 1928 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज के मुद्दे पर विवाद हुआ, जिसे गांधी जी ने हस्तक्षेप कर सुलझा दिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 ईस्वी में स्वीकार किया गया। आगे है, इसी समय गांधी जी ने सरकार को पूरे 1 वर्ष का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक राज्य की मांग की। आगे दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या था देखते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति के बाद दिसंबर 1927 ईस्वी में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में लीग के नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर 4 मांगें रखी व इन 4 मांगों को संविधान के भावी मसौदे में शामिल करने की मांग की। आगे, दिसंबर 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन 4 मांगों को स्वीकार कर लिया गया तथा इन्हें दिल्ली प्रस्ताव का नाम दिया गया। ये 4 मांगें निम्नलिखित थीं। पहला, पृथक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति व संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए, जिसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हो। नंबर 2, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान हो। नंबर 3 दोस्तों, पंजाब व बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित हो। नंबर 4 दोस्तों, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा पंजाब व बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित करने के मुद्दे पर हिंदू महासभा ने विरोध किया, जबकि लीग आरक्षण के लिए अड़ी थी। अतः यह मुद्दा अधिक जटिल हो गया। आगे, अतः नेहरू रिपोर्ट ने एक मध्यम मार्ग अपनाया, जिसमें संयुक्त निर्वाचन के साथ मुस्लिमों को अल्पमत वाले प्रांतों में ही आरक्षण देना, डोमिनियन स्टेटस प्राप्ति के बाद सिंध को बम्बई से अलग करना आदि शामिल थे। दिसंबर 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसमें जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से 3 संशोधन प्रस्तुत किए। पहला है, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो। नंबर 2, वयस्क मताधिकार लागू होने तक पंजाब व बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित हो। नंबर 3, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को दी जाए। आगे, सर्वदलीय सम्मेलन ने जिन्ना के प्रस्ताव ठुकरा दिए, अतः जिन्ना मोहम्मद शफी व आगा खां से मिल गया।
आगे मोहम्मद शफ़ी और आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में 1928 ईस्वी में ऑल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के साथ कोई सहयोग न करने का निर्णय लिया गया और मार्च 1929 ईस्वी में जिन्ना ने 14 सूत्री मांगें प्रस्तुत की। आगे है जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। पहला है संघीय संविधान हो तथा अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास हो। नंबर 2, सभी विधानमंडलों व निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। नंबर 3, प्रांतीय स्वायत्तता हो। नंबर 4, पृथक यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हो। नंबर 5, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित हो। नंबर 6, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए। नंबर 7, सिंध को बम्बई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। नंबर 8, भावी प्रांतीय पुनर्गठन में बंगाल, पंजाब व उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत की अछूतता का ध्यान रखा जाए। आगे देखते हैं नंबर 9, विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। नंबर 10, सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। नंबर 11, सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित हो। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 12 है बलूचिस्तान व उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में भी सुधार लागू हो। नंबर 13, मुस्लिम धर्म, भाषा, संस्कृति, विधि आदि के संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था हो। नंबर 14, भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। आगे गांधी जी ने सर्वप्रथम जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किया। 2 नवंबर 1929 ईस्वी को देश के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया व एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे दिल्ली घोषणा पत्र कहते हैं। वायसराय इरविन ने दिल्ली घोषणा पत्र को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब बढ़ते रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए दोस्तों। लव यू।